कि ये एग्ज़ाम ना 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है और ये बिल्कुल सांप सीढ़ी का एग्ज़ाम है। अगर आप कहीं भी काटे जाते हैं ना, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। क्योंकि जिस इंसान ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है ना, वो तो आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने स्पेक्ट्रम का भी नोट्स बनाया है। इनफैक्ट मैंने 25 से 30 पेज में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम खत्म किया हुआ है। ये 10 मिनट का स्प्रिंट नहीं है कि 10 मिनट में आप उज़ैन बोल्ट बन के काम खत्म कर लिए, तभी जा करके पेपर क्लियर होगा। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आदित्य पांडे एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 48, जो कि इस साल का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, जिसके रिज़ल्ट अभी कुछ समय पहले आए हैं। उस एग्ज़ामिनेशन में मेरा रैंक 48 रहा है। और अभी 2-4 दिन पहले ही प्री की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड उस एग्ज़ाम को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया है ना, उनका उन बच्चों के लिए एक संदेश देना बड़ा आवश्यक हो जाता है जो या तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो आगे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें। तो इन दिस एस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि ये एग्ज़ाम ना 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है और ये बिल्कुल सांप सीढ़ी का एग्ज़ाम है। अगर आप कहीं भी काटे जाते हैं ना, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अर्थात आप सीधे जीरो पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये एग्ज़ाम 3 चरण का एग्ज़ाम है, विच इज़ 3 stages, which are 3 stages. The first stage is known as preliminary examination, also called प्रारंभिक एग्जामिनेशन, प्रारंभिक। जो दूसरा है वो मेंस होता है और जो तीसरा होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ऑल्सो जिसको हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस हो जाएगा। मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस आर लाइक ट्विन ब्रदर्स, दे आर इंटरट्वाइंड। आप साइलो में ना प्री और मेंस को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो। आप जब भी देखोगे, अगर आप थोड़ा सा भी सिलेबस पढ़ोगे मेंस का, तो मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे प्री का पूरा सब्जेक्ट रेप्लिकेट होता है। तो कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। तो आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ना है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स मोस्टली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो आपको बिल्कुल ही चिर परिचित कर लेना है। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल हार्ड वायर कर लीजिए अपने दिमाग को कि आपको प्रीलिम्स के लिए ना, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल 6 साल 10 साल की नॉलेज और पीएचडी नहीं चाहिए। एक कट ऑफ होता है, आपको उसको क्लियर करना है, आगे बढ़ जाना है। और ये दोनों पेपर्स के साथ होता है। एक का कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है, विच इज़ हाईली क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि सीसेट का पेपर होता है, विच चेक्स योर एप्टीट्यूड एबिलिटीज़। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी है कि आप बेसिक न्यूमरेसी आपको पता हो, आप बेसिक गद्यांश को अर्थात कॉम्प्रीहेंशंस को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, आप बेसिक रेफरेंसेस पढ़ पा रहे हैं, बेसिक ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कर पाते हैं, क्योंकि इट टेस्ट्स योर वेरी बेसिक एप्टीट्यूड एबिलिटी। और सीसेट में जो क्वालिफाइंग का जो मार्क्स होता है, ये भी 200 नंबर का एग्जाम होता है। देयर आर 80 क्वेश्चंस, 2.5 ईच, सो इट गोज अराउंड 200 मार्क्स। और हर क्वेश्चन के गलत आंसरिंग पे आपका नेगेटिव मार्किंग होता है और हर क्वेश्चन के सही करने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन चूंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, पहले से डिसाइडेड है, यू ओनली गेट टू स्कोर 33.33%, विच रफली कम्स टू 67 मार्क्स, 68 मार्क्स। तो अगर हम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि एप्टीट्यूड पे थोड़ा कैलकुलेशन भी करें, तो इवन इफ यू आर गोइंग विथ ओनली 30 क्वेश्चंस, यू आर वे मोर देन कट ऑफ। अगर आप 30 क्वेश्चन भी, 80 में 30 क्वेश्चन भी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38-39% ऑफ द क्वेश्चंस, अगर आप बिल्कुल सही करते हैं, 100% एफिशिएंसी के साथ करते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस बार का पेपर थोड़ा टफर साइड पे था। अर्थात यूपीएससी आपसे सिर्फ एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रही है, वो आपसे डिमांड कर रही है, वो चाहती है कि आप थोड़ा वक्त दें उसके साथ। बट अल्टीमेटली ग्लिच इज़ यू हैव टू ओनली गेट 30 क्वेश्चंस करेक्ट। और अगर वो 100% इफिशियंसी पे है, आपका स्कोर क्लियर है। तो उस सब्जेक्ट के साथ इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू फाइंड द इजी टारगेट्स, गो थ्रू द PYQs। अगर आप PYQs को अच्छे से कर लेते हैं तो यू गेट टू नो कि कुछ सब्जेक्ट्स, जो कुछ टॉपिक्स हैं, वो हाईली रिपीटेड इन नेचर है, जैसे नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट्स, फाइंडिंग द रिमाइंडर मेथड, या फिर बेसिक न्यूमरेसी का जो जिसको कहते हैं ना कि चेंजिंग द पैटर्न। अगर हम अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो व्हाट वुड बी द नेचर। अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो व्हाट वुड बी द नेचर। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज़ें बढ़ जाती हैं या परेशानी करेंगी। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि थोड़ा प्रश्न
हार्ड हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 से 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इस मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बीइंग ऑन द सोशल मीडिया, चूँकि मैंने इस साल का एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट आई हैड द प्रिविलेज टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आजकल के एजुकेशन इन्फ्लुएंसर से बचिए। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। सी दे हैव नो एक्सपीरियंस विद द एग्जामिनेशन। मैंने चूंकि एग्जाम दिया, मैंने क्वालिफाई किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, जिसको कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल सबसे बड़ा टॉपर हूँ, आओ मैं ही बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस इंसान ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है ना, वो तो आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। तो ऐसे एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स ना, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसके बावजूद आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनसे प्लीज़ बचिए। और आजकल ना ये फैशन हो गया है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उनको सुनिए। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर है, 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आराम से करिएगा, आपका हो जाएगा। एंड दैट इज़ हाईली ईजी टू डू दैट। आपको पिक करना है, निकल जाना है। जैसे चींटी गिरे हुए बालुओं में से चीनी ढूंढ के निकल जाती है, आपको उन पूरे 80 क्वेश्चंस में जो सबसे आसान है, जहां पे आपको लगता है कि दीज आर माई फोर्टे एरियाज, आप उनको पिक करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। 120 मिनट्स बहुत होते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो देख के बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी क्षमता सेम होती है, पर हाँ, अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे, वो क्वालिफाइंग इन नेचर खत्म हो जाता है। सेकंड, हम बात करेंगे जीएस पेपर का। जीएस पेपर के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि इसका कट ऑफ प्री डिसाइडेड नहीं होता है। It is highly adaptive in nature. It becomes relative to the number of aspirants who are giving the paper. और कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी रही है, कितने क्वेश्चंस गए हैं, नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट गिवन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ चेंजिंग डे बाय डे, हर साल प्रश्न अलग अलग आ रहे हैं, हर साल प्रश्नों का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। बेसिक्स वही रहते हैं, प्रश्नों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बदल रहा है। तो इस बारे में ये बात करना इसलिए भी अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में जो GS1 है, विच इज़ जनरल स्टडीज़ 1, उसका भी एक कट ऑफ होता है। और पिछले कुछ सालों से अगर हम ट्रेंड देखेंगे, मैं ट्रेंड पे बात कर रहा हूँ, ट्रेंड इज़ जिसको कहते हैं ना कि हाईली परसीवेबल इन नेचर, तो हम ट्रेंड यही देख रहे हैं कि ट्रेंड पिछले कुछ सालों से गिरता जा रहा है। कभी 90 आ रहा है, कभी 92 आ रहा है। जैसे 2021 में इट वाज ओनली 87 पॉइंट समथिंग। इस साल जो मैंने क्वालिफाई करके, जिसमें मैंने 48 रैंक लेके आया हूँ, इसका जो कट ऑफ था, it was only 88 to 89. So I think it is doable. 100 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, अगर हम कट ऑफ के बेसिस पे सिर्फ देखें, तो इवन इफ यू आर डूइंग ओनली 46-47 क्वेश्चंस करेक्टली, हैविंग वन रॉन्ग, अगर 47 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं एक गलती के साथ, यू आर क्लियरिंग द मार्क। बट ये पेपर का नेचर वैसा है नहीं, पर इसको वैसे समझेंगे भी नहीं। तो अब हम आ जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे होगा, हमारे बुक सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हमें करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा टॉपिक्स को ना सब्जेक्ट वाइज डील कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको भी, अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट। पॉलिटी को हिंदी के छात्र इसे राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें हम राज्य की सरकारों को डील करते हैं, केंद्र की सरकारों को डील करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डील करते हैं, हमारे संविधान को डील करते हैं, हमारी जुडिशरी न्याय व्यवस्था को डील करते हैं। तो इसके लिए जो बुक मैंने प्रेफर किया था, वो मैं बता सकता हूँ कि वो थी M. लक्ष्मीकांत। बहुत प्यारी बुक है, बट इसको पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बना लेने हैं। और मैं बहुत ही टाइम फ्रेम के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम फ्रेम होना चाहिए ना, अगर आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, 1 सब्जेक्ट अ डे, तो ऐसा नहीं करना है कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करनी है। अगर आप डेली का 4 घंटा भी लक्ष्मीकांत को देंगे ना, तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है,
22 to 23 डेज में आपका पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल एस्पिरेंट्स एंड हुएवर लिसनिंग टू मी यही रहेगा कि आप उनके नोट्स को ना अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के लिए बना लें, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत की किताब है ना बहुत मोटी है। और अगर आप मेरे अलावा किसी और को भी सुन रहे होंगे तो वो ये भी कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मीकांत सफाइसेस द वेरी नीड ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं क्वेश्चंस में आप कर लोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, फिर भी आपका मन है, आपको लगता है कि आप एक फास्ट रीडर हो, आप फास्ट लर्नर हो, आप रिवीजन को फास्ट कर सकते हो, go through once, just go through once. You don't have to need making notes of NCERT, पर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना never goes in waste। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आप कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बड़ी प्यारी लिखी हुई है, उनमें स्टोरीज होती हैं जिनका फ़ायदा आपको ऐसे पेपर में मिल जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री को कह तो हम एक सब्जेक्ट देते हैं, लेकिन हिस्ट्री टोटल 4 भाग में होते हैं। पहला होता है आर्ट एंड कल्चर, कला। दूसरा होता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं हमारा पुरातन वाला इतिहास। तीसरा होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। और चौथा होता है हमारा मॉडर्न इंडिया, विच इज़ नथिंग बट द आधुनिक भारत। आर्ट एंड कल्चर के लिए एज सच में कोई किताब तो मैंने फॉलो नहीं की थी, लेकिन हाँ एक सोर्स मैं ज़रूर आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। सोर्स के तौर पर अगर आपको उनका क्लास मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आई डिड नॉट हैव द प्रिविलेज टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनके शायद यूट्यूब लेक्चर्स 1-2 आपको मिल जाएंगे। उनका नाम है प्रतीक नायक, ही इज़ एन एजुकेटर विद द अनअकैडमी। उनकी जो PDF है ना आर्ट एंड कल्चर की, आई डोंट थिंक कि इस बार भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, बेसनगर, भज, सेवाइड केव्स एंड ऑल एवरीथिंग, मुझे नहीं लगता कि जो पोर्ट सिटीज़ भी पूछी गई थी उनकी PDF से बाहर से थी। That PDF is like holy grail. That is highly compendium in nature, highly comprehensive in nature, and consists of all basic facts and all everything. So art and culture आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा तमिल संगम वाला पार्ट है, जो हमारा वैगई सिविलाइजेशन है, वो आप तमिलनाडु की बुक से पढ़ सकते हैं। और जो बाकी का जो नॉर्थ वाला पूरा का पूरा पार्ट है, जिसमें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, हरसा पढ़ना है, गुप्ता काल पढ़ना है, ट्रैवलर्स पढ़ने हैं, वो आप RS शर्मा की एक पुरानी बुक आती थी NCERT की, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर हम मिडिवल काल की बात करें तो मिडिवल का चेंजिंग नेचर होने के कारण क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते जा रहे हैं, तो आप एक बार NCERT को पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। पहले मैंने तो उसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने टाइमलाइन पे क्रिएट कर लिया था, पर जैसा अभी पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो वो अगले साल वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, नोबडी नोज। पर मेरा मानना है कि अगर UPSC ने प्रिस्क्राइब किया है तो ये कह देना कि अभी तक तुम नहीं पूछ रहे थे अब क्यों पूछ रहे हो, ये मेरा मानना है कि ये ज्यादती है। आप UPSC से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आप क्यों मिडिवल पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने सिलेबस में रखा है ना भाई कि मिडिवल हम रखते हैं। तो आप UPSC से मत पूछो कि तुम 4 साल से नहीं पूछ रहे थे, अचानक क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया है। जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट होते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग योर रिस्क, इफ़ यू आर टेकिंग कि मुझे कम से कम 1 साल देना है, 2 साल पढ़ना है, दोज हु आर अर्ली लर्नर्स, अगर वो 2 साल का टाइम दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि उनको मिडिवल भी पढ़ के अच्छे से एक नोट्स क्रिएट कर लेना चाहिए। लास्ट में हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई पुस्तक बनी ही नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने स्पेक्ट्रम का भी नोट्स बनाया है। इनफैक्ट मैंने 25 से 30 पेज में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम खत्म किया हुआ है। इट माइट सीम वेरी वो कहते हैं ना कि एम्बिशियस टू यू गाइज, आपको ऐसा लगेगा कि मजाक कर रहा है, बकवास कर रहा है, बट आई होप कि मैं चैनल के क्रिएटर्स को मैं दे दूंगा। इनफैक्ट वो उसका स्निपेट शेयर कर देंगे, देन यू माइट बिलीव। क्योंकि मेरा हाल ऐसा है कि मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं बहुत ही रियलिस्ट इंसान हूँ। इफ़ आई से कि आई हैव स्टडीड फॉर 7 to 8 hours, 6 to 8 hours, और एग्जाम्स के समय में ये शायद 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 9 to 10 hours, तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एज अ पर्सन आप 14 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ सकते हो यार। ये चीज़ें ह्यूमन, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन एफर्ट्स के बाहर है। इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन। ये 10 मिनट का स्प्रिंट नहीं है कि 10 मिनट में आप उज़ैन बोल्ट बन के काम खत्म कर लिए। तो आपको एक लंबी जर्नी करनी है। लंबी जर्नी के लिए यू नीड पेशेंस, यू नीड स्टैमिना। तो अगर आप 6 to 8 hours ऑफ कंसिस्टेंट जर्नी नहीं रखेंगे, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप बिल्कुल परेशान होंगे। मैं अभी कह दे रहा हूँ, एज अ टॉपर कह रहा हूँ। एज अ टॉपर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज रैंक ला रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एज अ पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करे
मत पढ़िए, इंजॉय करिए, टेक योर टाइम, मस्त रहिए। लेकिन जिस दिन वो ब्रेक टूटा, जैसे ही आपको लगता है कि 2 दिन मैंने रेस्ट ले लिया, अब अगला 20 से 25 दिन कम से कम आप कंसिस्टेंट रहिए, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी बिल्कुल करिए। और अल्टीमेटली खुद को चीट नहीं करना है कभी, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना आपका खुद का परिश्रम होना चाहिए, कोई और ये एग्ज़ाम नहीं देगा। मैंने भी एग्ज़ाम खुद ही लिखा था, ना तो मेरे दोस्तों ने लिखा, ना मेरे माँ पिताजी ने लिखा, लेकिन हाँ उनका योगदान जरूर रहा, वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे। तो ये चीज़ें मेरा मानना है कि आपके केस में भी काम करेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज द ज्योग्राफी। मेरा मानना है एनसीईआरटी से प्यारी कोई बुक बनी ही नहीं है, मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है। और उनको भी आप बड़े प्यार से पढ़िए, बहुत ही पतली बुक्स है, एक दिन में रिवाइज हो जाएगी। अगर आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम लेके वन टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 11th-12th की एनसीईआरटी उठाइए और 11th-12th स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी, और 11th-12th की ज्योग्राफी को पढ़िए। 4-5 दिन का टाइम लगेगा, 7 दिन का, इनफैक्ट मैं कहूँगा 1-1 वीक का टाइम दे दीजिए। टेक अ स्प्रेड ऑफ टोटल 11 to 12 डेज, 11th-12th की बुक को खत्म कर दीजिए, उन्हीं में मार्क कर दीजिए। यहाँ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू वुड विश टू मेक, यू कैन, अप टू यू, पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, वो रिवीजन फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा ना ज्योग्राफी में एक टॉपिक है जो कि आजकल बड़ा फैन फेवरेट हुआ पड़ा है यूपीएससी के लिए, वो है मैप का क्वेश्चंस। इनफैक्ट आजकल आईआर इतना ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है इतना डायनेमिक हो चुका है, श्रीलंकन क्राइसिस हो चुका है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बांग्लादेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, नेपाल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रशियन यूक्रेन वॉर हो रहा है, ऑयल की प्राइसिंग्स बढ़ रही हैं। तो इस बदलते परिक्रम में ना मैप का यूटिलिटी बहुत हाई हो गया है। इनफैक्ट पिछले से पिछले साल में पेपर थे, इस साल भी बहुत सारे प्रश्न थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंस आई हैड द प्रिविलेज टू गो थ्रू द पेपर, आई हैड नॉट गिवन द पेपर बट आई सॉ द पेपर। उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एक यूक्रेन रिलेटेड था, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैप बहुत आवश्यक है। उसके लिए मैं कहूँगा कि एक फ्री है यूट्यूब, एक फ्री कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक द एजुकेटर नेम इज़ सुदर्शन गुज्जर। उनकी 15 वीडियो हैं जो कि पूरा का पूरा इंडियन मैप को डील करती हैं, जिनमें आपको पूरा का पूरा माउंटेन मिल जाएगा, रिवर मिल जाएगा, रामसर साइट्स मिल जाएंगी, नेशनल पार्क मिल जाएगा। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स तो आपके इन्वायरमेंट के भी कवर हो जाएंगे वहाँ पे, विच आर हाईली मैप बेस्ड इन नेचर। मैं आपको कहूँगा डेडिकेटेडली पढ़िए, मजाक मत करिएगा। जब वो पढ़ा रहे होते हैं वो आपको रटवा देंगे इस चीज़ के लिए। इनफैक्ट आई एम हाईली, वो कहते हैं ना कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो फ्री लेक्चर पूरा का पूरा मैप उन्होंने पढ़ा दिया। सो आई ओ माई सक्सेस टू सुदर्शन गुज्जर ऑल्सो। और उसी तरीके से उन्होंने 15 वीडियो सीरीज, 15 वीडियोस उन्होंने वर्ल्ड मैप का भी बना दिया। इस तरीके से आपका जो तीसरा पार्ट था ज्योग्राफी और मैप का, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी का। सिंस इकोनॉमी इज हाईली स्टैटिक इन नेचर, क्योंकि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। बहुत सारी जो कुछ चीज़ें हैं हमारी अगर स्टैट्यूट्स में चेंज होती हैं तो हाँ, हमारी कुछ नई बॉडीज़ क्रिएट हो सकती हैं, वो हमें करंट अफेयर्स में मिल जाएंगी, जिसको हम आगे डील करेंगे कि कैसे करना है। तो चूंकि स्टैटिक इन नेचर होता है, तो यूट्यूब पे ना आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि फ्री में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द यूट्यूब चैनल इज़ मुरनाल पटेल। उनका पूरा का पूरा 2015 से 17 तक का इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, और मैं कहूँगा कि मैंने तो वहीं से पढ़ा। सिंस आई हैड बेसिक्स फ्रॉम माई IIT डेज ऑल्सो, चूँकि मैंने MBA किया है IIT रुड़की से, तो थोड़ी बहुत तो बेसिक्स मेरी क्लियर थी, तो आई हैड नो इशूज़। बट हाँ, मुरनाल सर के नोट्स बहुत हैंडी थे, मतलब मैंने उनको पढ़ा और मुझे बहुत हेल्प किया। तो मुन्नाल सर के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। डिस्पाइट हैविंग 9 to 10 ईयर्स ओल्ड वीडियोस, वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। बट स्टिल देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉजन, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें अनसर्टेन हो रही हैं, वो का वर्ल्ड में आपको के कर्व मिल जा रहे हैं। तो ये सब तो कॉन्सेप्ट्स है, ये बढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स में डील हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक, मेरा मानना है कि अगर आप 6 to 10th, कम से कम 6 to 10th की साइंस पढ़ लें, बहुत ही आसान होती है। 3-3 दिन, 4-4 दिन लगा करके पढ़ सकते हैं। तो 12 से 15 दिन में पूरी की पूरी 6 to 10th की साइंस खत्म हो जाएगी, बेसिक्स कवर हो जाएगा। इसके अलावा ना आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को उठा लेंगे तो आपको कुछ बायोटेक के पार्ट्स मिल जाएंगे, डिफेंस के कुछ बेसिक्स मिल जाएंगे, मिसाइल टेक मिल जाएगा, आपको कुछ न्यूक्लियर टेक मिल जाएंगी। साइंस एंड टेक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और फैन फेवरेट है यूपीएससी का, दैट इज स्पेस
स्पेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें नेबुले आता है, जिसमें पल्सर्स आते हैं, क्वार्क्स आते हैं, और कुछ क्वांटम फिजिक्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस भी, ये चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस का कंप्लीट एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बतानी है, बट अल्टीमेटली कीप इन माइंड दिस इज हाईली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको हर क्वेश्चन करना भी नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ तो मैंने पिछले साल सिर्फ 84-85 क्वेश्चंस बनाए थे। इट मीन्स आई हैड लेफ्ट मोर देन 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। तो हर क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना है। तो अगर आप उस सिलेबस का वो पार्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आप वो छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन ध्यान रहे हर सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना है, किसी एक सब्जेक्ट के साथ ही ये रिस्क लीजिएगा। अब अगर आपने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री आता नहीं है, जैसे इस साल शायद सुनने में आ रहा है 2-3 क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ देंगे और अगले साल अगर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए तो परेशानी होगी। तो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, आप कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं। लेट्स से आई डू नॉट लाइक डिफेंस टेक, आप डिफेंस टेक छोड़ सकते हैं। आप एज अ साइंस एंड टेक छोड़ देंगे फिर तो सॉरी टू से आपका मतलब दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ हाईली लक बेस्ड पेपर। हो सकता है आप पढ़ने में बहुत तेज हो, आप पूरा साइंस छोड़ के भी कर जाएं, पर मैं यही कहूँगा कि बाकी लोग तो ना करें। तो आप एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। और लास्ट जो एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट जो हमें डील करना होता है वो होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए एक ही बुक है और वो सबसे प्यारी बुक है, शंकर IAS की बुक है। और उसके अलावा आप ना करंट अफेयर्स में कुछ कुछ एक्ट्स आते हैं, उन एक्ट्स को पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। मैंने 4 से 5 पेज में पूरा का पूरा नोट्स बनाया था, कवर कर लिया था। मेरे लिए बहुत हैंडी रहा, रिवीजन बड़ा हैंडी हो गया, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया और उस तरीके से मेरा पेपर भी क्लियर हो गया। अब बात करेंगे लास्ट में करंट अफेयर्स, विच हैज़ बिकम द बीन ऑफ द एस्पिरेंट्स। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जहर समान होता जा रहा है। UPSC कहती है कि भाई अब तो हम कुछ भी पूछेंगे, पर ऐसा नहीं है कि UPSC कहती है कि हम कुछ भी पूछेंगे। UPSC हैज़ अ वेरी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, आप उन्हीं में से पूछते हैं। कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में बहुत होती हैं वही पूछी जाती हैं। मैं डायरेक्टली UPSC के परिप्रेक्ष्य में प्रीलिम्स में तो बात अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं मेंस में बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करंट की चीज़ें क्वेश्चंस में आ जाती हैं। जैसे GS1 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट रिलेवेंस ऑफ बुल एंड लॉयन इन द इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन सिविलाइजेशन। वो इसलिए था क्योंकि बुल पूरा का पूरा न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में था, ज्ञानवापी को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दैट our central government has installed loin statues। तो इस वजह से अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, इफ़ यू आर अ बिट अटेंटिव टू द वर्ल्ड अराउंड यू, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कंप्लीटली शट द वर्ल्ड अराउंड यू हैव टू बी अटेंटिव टू इट। वो कैसे अटेंटिव होंगे? आप न्यूज़ सुन लीजिए, या तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को पकड़ लीजिए। आई एम नॉट सेइंग आपको हिंदू पढ़ना है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, आप कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि चीज़ें सेम होती हैं हर जगह। और किसी भी एक करंट अफेयर्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स को उठा लीजिए। आपको हिंदू पढ़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, पर कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और एडिटोरियल मस्ट है, क्योंकि एडिटोरियल आप पढ़ेंगे दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू विथ योर एसे पार्ट। क्योंकि एसे में कंप्लीटली 1200 to 1400 वर्ड्स का एक मार्जिन होता है जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, और जो एडिटोरियल्स होते हैं वो 1200-1400 वर्ड्स का ही होता है। तो दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आप मेरे से स्पेसिफिक पूछेंगे कि कौन सा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, तो आई थिंक इस मामले में शून्य IAS का जो करंट अफेयर्स है ना, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। बट स्टिल देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉजन। मैं वहाँ पे भी एक सतर्कता की बात आपको जरूर कहूँगा कि आंख ऐसे बंद करके ना शून्य को मत उठाइएगा। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है ना, आप शून्य को नहीं छू सकते हैं। दे आर हाईली पिन पॉइंटेड करंट अफेयर्स। वो वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट हैंड में, मतलब शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अनलेस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एंटायर सिलेबस 1 टाइम और ट्वाइस, आप शून्य IAS को मत छूइएगा, टू बी वेरी फेयर। तो आप बहुत ही क्लियर रहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ शून्य तभी छूना है जब आपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया है। एंड देयर गोज फॉर द एंटायर करंट अफेयर्स। इस तरीके से अल्टीमेटली मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी दे दी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है। बट इट ऑल टेक्स योर हार्ड वर्क। मेरा कुछ नहीं है, इट्स योर हार्ड वर्क, इट्स योर कंसिस्टेंसी, इट्स योर डेडिकेशन, इट्स योर परसिवेरेंस, एंड इट्स योर विल टू डू दैट, टू टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू विल टेक, तभी जा करके पेपर क्लियर होगा। बट माइंड इट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। परेशान नहीं होना है, शांत रहिए, मज़े में जिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।